हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक मशहूर उद्योगपति की। भारत के मशहूर उद्योगपति जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हैं। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। आज बड़ी दुखद खबर आ रही है कि रतन टाटा जी का देहांत हो गया है। वो लंबी बीमारी के बाद इस धरती को छोड़ के वैकुंठ धाम में जा चुके हैं। 86 वर्ष उनकी उम्र थी। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि वे एक दानवीर के रूप में भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग दान पुण्य के कामों में लगाया हुआ है। उनके ट्रस्ट चलते हैं जिनसे लोगों की मदद भी की जाती है। Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. रतन टाटा जी अपने पीछे 3800 करोड़ की संपत्ति छोड़कर इस धरती से वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए हैं। उनका देहावसान हो चुका है। बड़े ही दुख की ये खबर आ रही है। तो बने रहिए मेरे YouTube में। मैं आगे आपको रतन टाटा जी के बारे में कुछ रोचक चीज़ें बताऊंगा और संक्षिप्त में उनका एक जीवन परिचय मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से रख रहा हूँ। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जो रतन टाटा जी थे वो टाटा के असली पुत्र नहीं थे बल्कि वे गोद लिए हुए पुत्र थे। जो रतन टाटा जी का असली जो धर्म था वो पारसी समुदाय से आते थे। 18 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। 10 साल की छोटी अवस्था में इनके माँ बाप अलग हो गए थे इन पारिवारिक कलह के कारण। और तब इनको रतन जमशेदपुरी टाटा जो थे उनकी दादी नवाज बाई ने रतन टाटा जी को गोद ले लिया था और तभी से उन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया। स्कूली प्रारंभिक पढ़ाई इनकी मुंबई और शिमला में हुई। उसके बाद 1962 में इन्होंने BS की पढ़ाई की वास्तुकला से। वास्तुकला में BS इन्होंने किया कॉर्नल यूनिवर्सिटी से। 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए मैनेजमेंट एडवांस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए। रतन टाटा जी के दो शौक थे। उन्हें जानवरों से बहुत प्रेम था और दूसरा उन्हें प्लेन उड़ाने से बड़ा प्रेम था। उनके पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा स्टील कंपनी से की। IBM के ऑफर को इन्होंने ठुकरा दिया था और उसके बाद इन्होंने टाटा स्टील को ज्वाइन किया। ये इतने काम में माहिर थे कि 1991 आते आते इतने कम समय में ये टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन चुके थे और इन्होंने कंपनी को 50% से अधिक वैल्यू कंपनी की बढ़ा दी थी अपनी मैनेजमेंट क्षमता से, मैनेजमेंट स्किल से। सन 2000 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सम्मान है। उसके बाद सन 2008 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये बहुत गौरव की बात है। प्रचलित वाक्य है, बहुत से लोगों ने वो सुना भी होगा और उस तक काफ़ी लोगों ने ना सुना हो। तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से उस बात को, उस घटना को आपको इंगित कराता हूँ कि कितने बड़े जुनूनी थे रतन टाटा जी। इस घटना से आपको पता चलेगा। रतन टाटा जी का एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट था इंडिका, जो 1999 में इंडिका लॉन्च हुई थी। तो उस वक्त रतन टाटा जी बिल फोर्ड के पास वहाँ गए जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे। उन्होंने उनसे आग्रह किया, अपनी टीम को लेके हुए गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो बिज़नेस है इंडिका का वो सही नहीं चल पा रहा है, तो आप इसको टेक ओवर कर लीजिए। तो उस समय जो बिल फोर्ड थे उनकी फोर्ड कंपनी बहुत बढ़िया चल रही थी। तो उन्होंने कहा चलो यार ठीक है, हम आप पे एक एहसान कर लेते हैं क्योंकि इस समय आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो हम एहसान कर लेते हैं। लेकिन रतन टाटा जी को ये बात इतनी चुभ गई कि वो उसी समय फ़ौरन वहाँ पे अपनी टीम के साथ उठ के चले आए और उन्होंने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग करी और कुछ समय बाद उन्होंने अपने इन हालातों को सुधार लिया और टाटा कंपनी फिर से चल पड़ी थी। तो स्थिति इतनी मजबूत हो गई थी कि समय पलटा और बिल फोर्ड की कंपनी फोर्ड वो जो थी समय के चक्र में फंसी और उसमें घाटा होने लगा। तो फिर वही हुआ। अब बिल फोर्ड मुंबई आए और रतन टाटा जी से अपनी टीम के साथ मिले। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी फोर्ड जो है चल नहीं पा रही है, हमें उसमें काफ़ी घाटा आ गया है, तो आप इसका अधिग्रहण कर लीजिए और इसे खरीद लीजिए। तब रतन टाटा जी ने मुस्कुराते हुए इनसे कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। तो इतने सौम्य वो थे, उन्होंने कोई दुर्भावना नहीं रखी। और आज जगुआर जो उसकी कंपनी थी फोर्ड, वो सब उन्होंने अधिग्रहण की। तो ये उनकी एक बिजनेस क्षमता को भी दिखाता था और एक साथ साथ मानवीय पहल को भी दिखाता था। कोई और होता तो शायद वो बदला लेता, कुछ और करता, लेकिन वो इतने भले मानुष थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उनकी कंपनी को खरीद लिया। इसके अलावा एक और कहानी उनके बारे में है कि एक बार वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बारिश का समय था। तो उन्होंने देखा कि एक फैमिली एक स्कूटर पे एक दंपत्ति बैठा हुआ है और उसके 2 बच्चे आगे और पीछे बैठे हुए थे। तो वो बारिश में भीगते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो ये गरीब लोग हैं वो लोग भी इस मुसीबत से बच सकें बारिश में। तो उन्होंने एक गाड़ी बनाई
उन्होंने उसका दाम जो था 1 लाख रुपए रखा ताकि गरीब लोग भी उसको खरीद सकें, और वो नैनो के नाम से, लखटकिया कार के नाम से मशहूर हुई। तो ये उनकी समाज के प्रति, सामाजिक दृष्टिकोण उनका था, समाज के प्रति उनकी सोच थी, जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। कोई भी उद्योगपति पहले पैसा कमाना चाहता है अपने प्रोडक्ट को बेच के, लेकिन उन्होंने समाज के लिए प्रोडक्ट बनाया। ये सबसे बहुत बड़ी बात थी जो उनके अलावा और किसी उद्योगपति में ना थी ना होगी। तो बहुत ही सामाजिक प्रकृति के उनके अंदर, समाज के प्रति उदारता बहुत थी, और वो दानवीर, हम उन्हें आधुनिक युग का दानवीर कर्ण कह सकते हैं। आज 86 वर्ष की उम्र में वो हम लोगों के बीच नहीं रहे और वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। लंबी बीमारी के बाद उनका देहावसान हो चुका है। तो ये खबर सुन के हमें बहुत ही दुख हुआ, और पूरा जो भारत है और विश्व इस वक्त शोक में डूबा हुआ है, और हम उनके परिवार को ये भगवान के साथ इस दुख की घड़ी को सहने की क्षमता दे और साहस प्रदान करे, और जहाँ भी वो हों वैकुंठ धाम में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा।